विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं आपके समक्ष कुछ चर्चा उन अभिलेखों के विषय में करूंगा जो अभिलेख मौर्य शासक अशोक के पूर्व के हैं। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। जो अभिलेखों के अध्ययन का शास्त्र है, अभिलेख शास्त्र, उसको एपिग्राफी कहा जाता है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, एपी और ग्राफी। एपी का मतलब होता है टू राइट अपॉन, किसी चीज़ के ऊपर लिखना, और ग्राफी अध्ययन का शास्त्र। तो अभिलेख अगर शिला के ऊपर है तो वो शिलालेख कहलाता है, किसी गुफा पर मिलता है तो गुहालेख कहलाता है, ताम्रपत्र पर मिलता है तो ताम्रलेख कहलाता है, किसी स्तंभ पर मिलता है तो स्तंभलेख कहलाता है। इतिहास को जानने का ये महत्वपूर्ण पुरातात्विक साधन है, और जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं वो साहित्यिक स्रोतों की तुलना में अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं, क्योंकि वो एक तो किसी घटना या परिस्थिति के समकालीन दस्तावेज होते हैं और उनमें परिवर्तन करना उतना आसान नहीं होता। अगर परिवर्तन करने की बाद में किसी के द्वारा कोशिश की जाती है तो उसका आसानी से पता लगता है साहित्यिक स्रोतों की तुलना में। अगर हम अभिलेखों की बात करें तो भारतवर्ष में सबसे प्राचीन अभिलेख राजस्थान के अजमेर ज़िले के बड़ली नामक स्थान से मिला है, जो एक देवी का मंदिर है, भीलोत माता मंदिर से मिला है। लेकिन मैं यहाँ आपके सामने 3 अभिलेखों की चर्चा करूँगा जो कि मौर्य शासक अशोक के पूर्व के हैं। जिनमें सबसे पहला अभिलेख है वो है पिपरावा का अभिलेख। पिपरावा का अभिलेख पिपरावा स्तूप के अस्थि कलश से मिला है। पिपरावा उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले के पास में एक जगह का नाम है, जो कपिलवस्तु के 11-12 मील दूरी पर स्थित है, नेपाल की सीमा पर। और इस स्तूप का जो अस्थि कलश है उसके ऊपर, उसकी गर्दन पर पिपरावा अस्थि कलश लेख उत्कीर्ण है। इसकी लिपि ब्राह्मी है और भाषा प्राकृत है। तिथि के संबंध में विद्वानों में विवाद है, पर सामान्य तौर पर इसको अशोक से पूर्व का दस्तावेज माना जाता है, जो महात्मा बुद्ध से के स्नेही जनों के द्वारा स्थापित किया गया था। इस अभिलेख की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे हमें ये सूचना मिलती है कि सामाजिक धार्मिक कार्यों में स्त्री और पुरुष समान रूप से सहभागी थे तत्कालीन समय में जब इसकी स्थापना हुई थी, क्योंकि इस अभिलेख के स्थापनाकर्ताओं में महिला और पुरुष दोनों के ही नाम आते हैं। और इसकी जो लिपि है वो निश्चित रूप से 3य शताब्दी ईसा पूर्व की जो ब्राह्मी लिपि थी उसकी लिपि से मैच करती है। तो ये एक महत्वपूर्ण अभिलेख है, और कालक्रम की दृष्टि से भी अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो वो पिपरावा का अभिलेख आपको अन्य अभिलेखों की तुलना में पहले रखना है, चाहे यदि बड़ली अभिलेख का उसमें उल्लेख ना हो तो। दूसरा ऐसा ही अभिलेख है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से मिला है, सोहगोरा ताम्रपत्र अभिलेख। सोहगोरा का जो ताम्रपत्र अभिलेख है उसकी लिपि भी ब्राह्मी है, भाषा प्राकृत है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से सोहगोरा नामक स्थान से ये प्राप्त हुआ है। और इस अभिलेख का महत्व इस बात में है कि इससे हमें ये सूचना मिलती है कि समकालीन समय में अकाल राहत कार्यों को किस तरीके से संपादित किया जाता था, या इस तरीके के उपक्रम किए जाते थे दुर्भिक्ष के समय या नहीं किए जाते थे। तो इसमें श्रावस्ती के महामात्र का एक आदेश की उल्लेख हुआ है, जिसमें वो त्रिवेणी, मथुरा, मोदाम और भद्र आदि स्थानों के द्रव्य गृहों से दुर्भिक्ष से पीड़ित लोगों के लिए अविलंब सहायता पहुंचाने की बात कही गई है। और इस अभिलेख में 2 कोष्ठागारों के निर्माण की सूचना भी हमें इस अभिलेख से प्राप्त होती है। कोष्ठागार जो कि अन्न के संग्रहण के काम में आते थे, तो
तो दुर्भिक्ष के समय अन्न वितरण जैसी सूचना हमें सोगोरा के ताम्रपत्र अभिलेख से मिलती है, जिसमें दुर्भिक्ष से निजात पाने की का उपक्रम अपने आदेश के माध्यम से श्रावस्ती का महामात्र करता हुआ नजर आता है। ऐसा ही एक तीसरा अभिलेख जो मैं आपके सामने उल्लेखित करना चाहूँगा वो है महास्थान का अभिलेख है। खंडित शिलालेख है। ये वर्तमान में पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं हुआ है। आधुनिक बांग्लादेश के बोगरा जिले में जो महास्थान नामक स्थान है वहाँ से मिला है। इस अभिलेख की भाषा भी प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी है। खंडित अवस्था में ये मिला है और इसमें मौर्यकालीन किसी शासक ने पुंड्रनगर जो स्थान है वहाँ अपने महामात्र को ये आदेश दिया है कि वो अकाल पीड़ित व्यक्तियों के लिए अविलंब राहत पहुँचाने का कार्य करे। तो यहाँ ये दोनों अभिलेख जो मैंने आपके सामने बताए, सोहगोरा का ताम्रपत्र अभिलेख और महास्थान का खंडित शिलालेख, दोनों की भाषा प्राकृत है, दोनों की लिपि ब्राह्मी है, जिसकी जो 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व की मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि से साम्यता रखती है। और इसमें इन दोनों ही अभिलेखों में दुर्भिक्ष निवारण के उपाय बताए गए हैं। तो यहाँ मैंने आपके सामने 3 अभिलेखों का जिक्र किया। पहला अभिलेख था पिपरावा का अस्थि कलश अभिलेख, दूसरा था सोगोरा का ताम्रपत्र अभिलेख और तीसरा है महास्थान का खंडित शिलालेख। तीनों ही अभिलेखों में से हमें विशिष्ट ऐतिहासिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। जहां पिपरावा के अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि धार्मिक सामाजिक कार्यों में स्त्रियों की पुरुषों के समान सहभागिता थी, वहीं पिपरावा के अलावा जो सोहगोरा का ताम्रपत्र अभिलेख है और महास्थान का खंडित शिलालेख है, इन दोनों से ही हमें दुर्भिक्ष के समय यानी अकाल के समय शासन के द्वारा उससे निवारण के जो उपाय किए जाते थे उनके विषय में चर्चा मिलती है। इवन महास्थान अभिलेख से धान्य वितरण के अलावा अन्य सामग्री के वितरण की सूचना भी हमें मिलती है, लेकिन उसको निर्विवाद रूप से अभी सिद्ध नहीं किया जा सका है। लेकिन साहित्यिक स्रोतों से उसकी तुलना करने पर ऐसा लगता है कि इन अभिलेखों महास्थान का जो पुंड्रवर्धन का जो महामात्र था उसको मौद्रिक सहायता पहुंचाने का भी उसने उपक्रम किया था। तो सोहगोरा और महास्थान के अभिलेख दुर्भिक्ष के समय जो अकाल राहत के कार्य थे उनका उल्लेख करते हैं, जो कि तत्कालीन समय की राज्य की कल्याणकारी भूमिका को भी इंगित करती है इनसे प्राप्त सूचना। और पिपरावा का जो अस्थि कलश अभिलेख है उससे हमें सामाजिक जो ऐतिहासिक महत्व की सूचना है, स्त्री पुरुषों के समान अधिकार विषयक, उससे हमें उसके विषय में हमें सूचना प्राप्त होती है। तो ऐतिहासिक स्रोत के रूप में मैंने आज इन 3 अभिलेखों को आपके सामने उल्लेख किया। ऐतिहासिक स्रोतों में पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। सामान्यतः ये किसी भी इतिहास की व्याख्याता पीजीटी अथवा सहायक आचार्य की परीक्षा में ये टॉपिक बिंदु होता ही है। तो आप इस तीनों को अच्छी तरह से याद रखेंगे। पिपरावा का, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में स्थित सोहगोरा और आधुनिक बांग्लादेश में स्थित महास्थान का अभिलेख, ये अशोक पूर्व के अभिलेख हैं। अशोक के अभिलेखों के साथ तो भारत में अभिलेख लेखन की एक परंपरा का प्रारंभ हमें दिखाई पड़ता है। अगले वीडियो में मैं आपसे अशोक के शिलालेखों के संबंध में जो 7 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं उनके विषय में चर्चा करूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।